चलो करें शुरू। आज का टॉपिक क्या है? 1857 की क्रांति। इसे क्या बोलते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है इसको बोला कब गया है ना, इसको कब बोला गया या किसके द्वारा बोला गया, ठीक। तो इसको ना 1857 में ये क्रांति हुई थी। क्रांति 1857 में क्रांति हुई थी, ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो बोला गया विनायक दामोदर सावरकर ने 1901 में। कब बोला? 1901 में, ठीक है। मतलब जब विनायक दामोदर सावरकर ने इस युद्ध के बारे में, इस संग्राम के बारे में जो है वो पढ़ा है ना, उनको जब पता चला कि ये स्वतंत्रता संग्राम जैसा कुछ हुआ था करके, बहुत बड़े मात्रा में अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए सभी के सभी एकजुट हो गए थे ऐसा करके, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम ही था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करके, ठीक है। तो उसी पुस्तक से हम लोग बोलते हैं कि इन्होंने, विनायक दामोदर सावरकर ने इनको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो कहा। अब 1857 क्रांति जो है वो ब्रिटिश राज में सबसे बड़ी क्रांति थी, है कि नहीं, जो भारतीयों के द्वारा की गई थी, भारतीय जनता के द्वारा की गई थी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें ना किसान, छोटे छोटे लोग जो थे, किसान थे, है ना, और अशिक्षित लोग थे जो घरों में काम करते थे या खेतों में काम करते थे, इस प्रकार के लोग ज़्यादा भाग लिए थे, ठीक है, भाग लिए थे। लेकिन शिक्षित वर्ग जो है इससे क्या हुआ था? दूर था। शिक्षित वर्ग इससे दूरी बना के चल रहा था, ठीक है। एक बड़े जमींदार वर्ग जो है इसमें शामिल नहीं हुए थे, भारतीयों की तरफ से बड़ी जमींदार लोग भी शामिल नहीं हुए थे। और शामिल कौन हुए थे? जो बड़े लोग शामिल हुए थे तो कौन हुए थे? तो जिनका स्वार्थ वहाँ पे छिपा हुआ था, ठीक है। मतलब जैसे झांसी की रानी थी, झांसी की रानी झांसी के लिए लड़ी थी, क्योंकि उसके लिए नहीं लड़ती तो झांसी जो है वैसे भी अंग्रेज उसको कब्जा कर लिए थे, डलहौजी की हड़प नीति के तहत उसको कब्जा विलय कर लिए थे, है ना। तो वैसी लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल जो है वो लड़ी थी। तो सेम कहानी वहाँ पे भी थी कि वहाँ पे भी उनके पति की का मृत्यु हो जाता है ना, और उसके बाद एक बेटा गोद लेते हैं। लेकिन अंग्रेज बोलते हैं, डलहौजी का नीति जो था वो ये था कि कोई भी राजा अगर ख़त्म हो रहा है बिना पुत्र के, बिना संतान के, तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाएगा। अब भारतीय क्या करते थे कि भारतीय ये करते थे कि बिना संतान के अगर कोई ख़त्म हो भी जा रहा है तो एक दूसरे व्यक्ति के बच्चे को क्या करते थे? गोद ले लेते थे कि ये जो है आज से मेरा पुत्र है, डिक्लेयर कर देते, दत्तक पुत्र, ठीक है। तो अडॉप्ट कर लेते थे, उसी को दत्तक पुत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार की नीति चल रही थी। तो अंग्रेज इस प्रकार की नीति, जब डलहौजी आया ना, तो वो बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे में तो पूरा राज्य जो है हमारे पास कुछ नहीं आने वाला, ये लोग गोद लेने वाला प्रथा चालू रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि हड़प नीति जो है वो चालू की। हड़प नीति से किसको असंतोष होगा? हड़प नीति से भारतीय राजाओं को, नवाबों को असंतोष होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार जब 1857 क्रांति जो होगी तो उसमें हर एक व्यक्ति जो है वो शोषित होने वाला है, और जो व्यक्ति शोषित होने वाला है वही व्यक्ति उस संग्राम में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला है, ठीक है। तो ये क्रांति जो है वो इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी, इसलिए इसको अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग क्रांति का स्वरूप जो है वो बताया गया, ठीक। मतलब हर किसी ने इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा है, ये भी ध्यान रखना। जब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्रांति का स्वरूप क्या है, स्वरूप इसका नेचर क्या है, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इसको बोल क्या सकते हैं। तो किसी ने इसको बोला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला, तो किसी ने कहा कि ये केवल एक सैनिक विद्रोह था बोला, ठीक है। तो किसी ने बोला कि नहीं, ये सैनिक विद्रोह भी नहीं था, ये कुछ नहीं, सामान्य विद्रोह था, अंग्रेजों के द्वारा बहुत आसानी से इसका दमन कर दिया गया, ठीक है। तो कुछ लोग इसको सामान्य मान रहे हैं एकदम, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र था बोल रहे हैं। आ रहे समझ? तो इस क्रांति को माना क्या जाएगा, स्वरूप क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। और इसका स्वरूप जब कोई पूछता है तो हम लोग बता सकते हैं कि इसका स्वरूप जो है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कुछ कम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इससे कुछ कम था, ठीक है, और सैनिक विद्रोह से ज़्यादा था। आ रहे समझ? इस प्रकार से हम लोग मेंस में उत्तर देते हैं इसका, मेंस जब लिखोगे तो। लेकिन फैक्चुअल चीज़ें जो है वो हम लोगों के काम की आएगी। 1857 की क्रांति अब शुरू करते हैं यहाँ से। देखो, इस क्रांति को देखने वाले कौन थे? इस क्रांति को देखने वाले कौन थे? तो यहाँ पे ध्यान देना, एक व्यक्ति हैं, आप लोग जानते हो, मशहूर शायर हैं। कौन है मशहूर शायर? कौन है, नाम बताओ। शायरी
के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम किसका है, बताओ। अब याद आया तो बोल देना था ना। गालिब याद आ रहा था, मिर्जा याद नहीं आ रहा था तो बोल देते। मिर्जा गालिब शायरी है ना। प्रत्यक्षदर्शी है, ठीक है। ये कौन है, प्रत्यक्षदर्शी हैं ये। और प्रत्यक्षदर्शी जब इस युद्ध को देखे तो एकदम भाव विह्वल हो गए। वो बोल नहीं पा रहे थे, शब्द उनके अजीब से निकले। और ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है। और क्या बोल रहे हैं पता है, खुदा ही जानता है कि मुझे क्या देखना पड़ रहा है। आजकल मीम्स बनते हैं ना कि हे भगवान ये मैं क्या देख रहा हूँ, ऐसा करके नहीं बनता है मीम्स। उसी प्रकार का चीज़ है ये कि मिर्जा गालिब भी बोल रहे हैं कि मेरे सामने रक्त का विशाल समुद्र है, पूरा रक्त रंजित समुद्र हो गया, मतलब पूरा ज़मीन जो है, धरती क्या हो गया है, लाल हो गया है। और भगवान मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है, ये भी वही बोल रहे हैं, ठीक है। जो मीम्स बनता है उसमें नहीं दिखाता है कि हे भगवान मैं क्या देख रहा हूँ ऐसा करके। तो वैसा ही चीज़ यहाँ पे इनके सामने था, मिर्जा गालिब के सामने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है, इसका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इस पे ना कुछ बुक्स भी लिखे गए थे, साहित्य लिखा गया था, साहित्य लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि कौन कौन से लोगों के द्वारा कौन कौन सा साहित्य इसमें, इस क्रांति के पश्चात, मतलब क्रांति के बाद लिखा गया बुक, ठीक है, क्रांति के बाद। तो एक बुक का नाम तो आप लोग जानते हो, कौन सा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और ये बुक किसने लिखा, ये भी जानते हो, किसने लिखा, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने लिखा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो बुक, देखो ये बुक है ना, साहित्य का मतलब समझ रहे हो ना, साहित्य मतलब बुक ही होता है। तो बुक्स जो है उनमें एक बुक जो है वो लिखा गया इनके द्वारा। दूसरा बुक जो है असबाबे असबाबे हिंद, असबाबे हिंद, ये किसने लिखा, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। तीसरा जो बुक है वो देखते हैं, द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन। इसको किसने लिखा, इसको लिखा था अशोक मेहता साहब ने, अशोक मेहता। एक बुक है द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857,
और ये बुक जो है वो लिखा, सॉरी, मजूमदार साहब ने, ए के मजूमदार, इसको बोलते हैं ए के मजूमदार, ठीक है, ए के मजूमदार ने लिखा द सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857। ये बुक किसने लिखा? ए के मजूमदार ने लिखा। और एक बुक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, जो परीक्षा में पूछा भी जाता है, उसका नाम है, हाँ हाँ हाँ, वही है ये समाज सुधारक, समाज शास्त्री है ना, वही है ये। समाज शास्त्री बहुत सारे बुक लिखते हैं, इतिहास के ऊपर भी लिखते हैं। और एक बुक लिखा 1857 नाम से ही, किसने लिखा? एस एन सेन ने, एस एन सेन, ठीक है। एस एन सेन ने 1857 नाम से ही एक बुक लिखा। और ये ना एक सरकारी राइटर थे, सरकार के द्वारा इनको लिखने के लिए खुद ही जिम्मेदारी दी गई थी, और उसी के तहत इन्होंने ये बुक लिखा था। याद कुछ हुआ कि नहीं ये बताओ? याद करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। पहला जो है वो तो याद हो गया, असबाबे हिंद सर सैयद अहमद, हम मुस्लिम हैं तो ये वही लिखेगा, है ना। अब इसका अंग्रेजी में भी लिखा था, द कॉसेस ऑफ 1857, मतलब 1857 क्रांति के कारण क्या है ना, तो ये लिखा था सर सैयद अहमद खान। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने लिखा। द सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857 मजूमदार ने लिखा। और 1857 नाम से ही एस एन सेन ने लिखा। ये इसमें से जितने लिखवाया हूँ ना, ये सब परीक्षा में CGPSC व्यापम में आ चुके हैं, वही सब बुक का नाम लिखवाया हूँ मैं, ठीक है। तो ये परीक्षा में पूछता है, ये पूछता है। अब दूसरा चीज़ जो है वो देखो कि परीक्षा में जो चीज़ और पूछा जाता है, इसको देखते हैं। 1857 की क्रांति का स्वरूप, मतलब इसको मैं बता चुका हूं कि स्वरूप मतलब क्या होता है, नेचर, इसका नेचर ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन। अब इसका स्वरूप जो है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको कि जो भी युद्ध लड़ा जा रहा है, जैसे उसका वो किस प्रकार से था, उसका स्वरूप क्या था, ठीक है, कि उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, उसको हम लोग क्या मान सकते हैं। तो अलग अलग जो है इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग माना गया उसको, है ना। अलग अलग इतिहासकारों ने इसके अलग स्वरूप की व्याख्या की है। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इसके स्वरूप की जो व्याख्या की गई वो अलग अलग की गई, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इसको तो आप लोग जान गए हो, है ना, बार बार रिपीट हो रहे हैं। वीर सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर ने कहा। दूसरा, हिंदू मुसलमानों और धर्मांधों का युद्ध है, ठीक है, ये किसने कहा? तो एक अंग्रेजी इतिहासकार थे, T.R. होम्स, T.R.
होम्स, ठीक है, इसने कहा था कि ये धर्मांधों का युद्ध है। इसको राष्ट्रीय विद्रोह भी माना था। इसको राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो अशोक मेहता ने दी थी। किसने दी थी? अशोक मेहता ने। और इसको राष्ट्रीय क्रांति कहा था। देखो, एक ने तो उसको राष्ट्रीय क्रांति ही कहा दिया था। और वो कौन व्यक्ति हैं राष्ट्रीय क्रांति कहने वाले? और ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स क्यों जाने जाते हैं बताइए? मार्क्सवाद, समाजवाद के फादर हैं, ये पिताजी हैं। जान रहे हो ना इसको? कार्ल मार्क्स जो है वो समाजवाद के कौन है? पिताजी है ना। ये यही व्यक्ति उसके फादर ऑफ सोशियोलॉजी है ना। तो समाजवाद के भी जनक हैं। और उसके साथ साथ जो है इन्होंने ही लाया था कि सभी मजदूर जो हैं, सभी मजदूर एक हो जाओ, है ना। सभी मजदूर, क्या कहा था इन्होंने? कि सभी मजदूर एक हो जाओ और पूरा एक होने के बाद जो पूंजीपति वर्ग हैं, जो बहुत अमीर लोग हैं, उनके खिलाफ क्या कर दो? क्रांति कर दो, ठीक है। तो इन्होंने ही लाया था समाजवाद। समाजवाद के जनक हैं कार्ल मार्क्स। जो है वो बहुत लंबा चौड़ा इनका चैप्टर है। जब पॉलिटी पढ़ोगे आप लोग तो पॉलिटी में बहुत लंबा, पॉलिटी भी नहीं, पॉलिटी में भी एक टॉपिक आता है, थॉट्स आता है, मतलब चिंतन आता है उसका। जब तब उसको लंबा चौड़ा पढ़ते हैं। ऐसे तो इनका जिक्र एक दो शब्दों में हो जाता है। तो इतना चीज़ को आपको याद करना है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर ने कहा। हिंदू मुसलमानों धर्मांधों का युद्ध टी आर होम्स ने कहा। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा अशोक मेहता ने कही। और राष्ट्रीय क्रांति कार्ल मार्क्स ने कही। अब एक व्यक्ति का और नाम आप लोग याद कर लो जिसने इस विद्रोह को कुछ भी नहीं समझा, ठीक है, कुछ नहीं समझा एक व्यक्ति ने। और वो कौन था? यह न राष्ट्रीय था, ना पहला था, ना संग्राम था। मतलब उसने एकदम सामान्य सा विद्रोह समझा। और वो व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति था मजूमदार साहब। कौन थे? एक के मजूमदार जो लिखे हो ना, वही बोल रहे हैं कि यह जो है वो कुछ भी नहीं था, एकदम सामान्य लड़ाई है। इस प्रकार की लड़ाई हर समय हो रही है, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत बड़ा दिखाने का प्रयत्न मत कीजिए। तो ये प्रश्न भी CGPSC में आ चुका है। 2017 के PSC प्रीलिम्स में आया था कि कौन से इतिहासकार है जिसने इस विद्रोह को कुछ भी नहीं माना है करके, ठीक है। तो मजूमदार साहब ने इसको कुछ भी नहीं माना, एकदम सामान्य विद्रोह माना। राष्ट्रीय क्रांति कार्ल मार्क्स ने माना। राष्ट्रीय विद्रोह अशोक मेहता ने माना। ये प्रश्न भी आ चुका है। विनायक दामोदर वाला तो हर बार आता है, ठीक है, हर बार आता है। तो ये क्रांति जो हुआ था उसके बाद की कहानी है। पुस्तकें जो है बाद में लिखी गई हैं, ठीक है। स्वरूप जो है वो हर इतिहासकार के द्वारा जो है वो बाद में तय किया जा रहा है, इतिहासकार के द्वारा बाद में तय किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो 1857 क्रांति के अब हम लोगों को क्या देखना है? कारण देखने हैं। कारण देखो, इसके ना कई प्रकार के कारण हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, एक तो राजनीतिक कारण भी रहेंगे, एक हो सामाजिक कारण भी होगा, एक जो है भू राजस्व
संबंधित कारण एक होगा तात्कालिक कारण, तो अलग अलग कारण यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, मतलब 1857 की जो क्रांति हुई है वो एक कारण के नाम से तो हो नहीं सकती, इतनी बड़ी क्रांति है ना, उसके बहुत सारे विभिन्न कारण हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो कारण हैं उसमें से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है, और हम लोग इसको जानते भी हैं बहुत आसानी से। ठीक है, जैसे आप लोग इतिहास पढ़ रहे थे तो आप लोगों को तो बहुत सारा कारण पहले ही पता चल गया कि 1857 क्रांति क्यों हुआ। एक दिन में तो इतनी बड़ी क्रांति होती नहीं है ना, तो उसके पीछे जो पृष्ठभूमि है वो क्या थी, तो आपको समझ आएगा कि जैसे बाजीराव द्वितीय हमने पढ़ा, बाजीराव द्वितीय पढ़ा हमने। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, तो आंग्ल मराठा युद्ध में जो बाजीराव द्वितीय थे उसके दत्तक पुत्र थे एक, उसका नाम था नाना साहब। क्या नाम था? नाना साहब, धोंदू पंत। ठीक है, धोंदू पंत जो है दत्तक पुत्र है उनके, मतलब पुत्र हैं उनके, है ना। उनको अंग्रेज जो हैं उनका जो पेंशन मिलता था ना, पेंशन, उसको अंग्रेज बंद कर दिए, अंग्रेज उनका पेंशन देना बंद कर दिए। तो वो लोग क्या कर दिए, विद्रोह करेंगे ही, करेंगे ना विद्रोह। तो वो कानपुर में पेशवा हैं। ठीक है, कानपुर में है, किससे? नाना साहब हैं। तो वो ना पेशवा हैं, अब वो विद्रोह करने के लिए उतारू हो गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ कि उनका भी राज्य को क्या किया गया, हड़प लिया गया, है ना। लखनऊ की बेगम हजरत महल है, उनके राज्य को भी क्या किया गया, हड़प लिया गया। आ रहे समझ। और उसी प्रकार से जितने भी ये, एक प्रकार से तो ये हड़प रहे थे ये लोग, तो ये राजनीतिक कारण तो एक हड़पने वाला हो गया। ठीक है, जैसे सामाजिक कारण क्या थे, जैसे सामाजिक कारण क्या है। ठीक है, तो सामाजिक कारण में क्या आते हैं, भारतीय हिंदू जो हिंदू प्रथा है ना, धार्मिक प्रथा है, उसको ना चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं अंग्रेज लोग आने के बाद। जो धार्मिक परंपरा चली आ रही है बहुत वर्षों से, उस परंपरा को भारतीय जो हैं वो स्वीकार कर चुके हैं और स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, अचानक से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो उससे भी क्या होता है, लड़ाई की संभावना बढ़ जाती है ना, युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। अब जैसे देखो कि कोई भी चीज़ जो है वो अंग्रेज जो कर रहे थे वो हित, भारतीयों के हित में था, ऐसा नहीं था कि हित में नहीं था, लेकिन आप अचानक से कोई भी चीज़ को नहीं कर सकते। एक पूरा जो प्रथा है ना उसको भी छुड़ाना है ना, तो आपको ना समय देना पड़ेगा। जैसे शराब है ना, शराब को ना आप इतने दिन से शराब बेच रहे हो, ठीक है, लोग जो है आदी हो गए हैं, पी रहे हैं लगातार। अचानक आप घोषित कर देते हो कि 10 मई को, आज 9 मई है ना, 10 मई को जो है शराब पूरा बंद हो गया। ठीक है, तो जो शराब पी रहे हैं, बहुत सालों से पी रहे हैं बेचारे लोग, मजदूर वर्ग, डॉक्टर वर्ग, कोई भी पी रहा है, ठीक है, वो तड़पने लगेंगे। आ रहे समझ। तो आप ना अचानक से कोई भी चीज़ को बंद नहीं कर सकते, आपको ना पहले क्या करना पड़ेगा, वार्निंग देना पड़ेगा कि हाँ इस डेट से जो है 6 महीने बाद, 7 महीने बाद शराब पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, धीरे धीरे इसको हम लोग कम करेंगे, बिक्री पहले कम करेंगे, थोड़ा और बिक्री कम करेंगे, रेट को एकदम हाई फाई कर देंगे, बढ़ा देंगे। आ रहे समझ। और उसके बाद जो है कुछ उस प्रकार के सेंटर खोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो हॉस्पिटल उनके लिए नहीं रहता है, हाँ 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 उसी टाइप के, तो रिहेबिलिटेशन वाला जो सेंटर होता है वो खोला जाएगा कि जो लोग एकदम तड़प रहे हैं, दारू दारू मेरे को शराब चाहिए, सारा, समझ रहे हो ना, उनको वहाँ पे बैठाओ जाके कि उनको जो है योग प्राणायाम कराओ या कुछ भी कराओ, उनको गन्ना का रस दो, नींबू का रस दो, आंवला पानी दो, समझ गए। तो अलग अलग चीज़ उनको ना जोड़े रखे जो, ठीक है, जो शराब के अलावा विकल्प कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना उसको तुरंत के लिए। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि राजनीतिक कारण जो है या सामाजिक कारण में क्या किया जा रहा है, सामाजिक पढ़ रहे थे हम लोग। जैसे अंग्रेज क्या किए, विलियम बेंटिक के प्रयासों से क्या हुआ, सती प्रथा का अंत हो गया, है ना। सती प्रथा जो है वो बहुत वर्षों से चली आ रही थी, सती प्रथा बहुत सालों से चली आ रही थी। 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में पहली बार इसका उल्लेख हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जब मुगल शासक आए ना, तो इस प्रथा ये प्रथा ना बढ़ गई। उसका कारण क्या था कि मुगल जो है ना, जैसे युद्ध होता था, राजपूत सेनाओं को मारते थे, है ना, राजपूतों को मारते थे और उनकी महिलाओं को जो है बंदी बना के ले जाते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था ना कि महिलाओं का शोषण होता था वहाँ पे। तो सती प्रथा उसी नाम से बढ़ गई कि वहाँ पे जहाँ पे वो पुरुष खत्म हुआ तो उनके चीता में जो है इनको भी आत्मदाह करा देते थे।
आत्मदाह अगर नहीं कराते तो उनका शोषण पूरा जीवन भर चलता, ठीक है। अगर शोषण वहाँ पे मुगल लोग नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हिंदू लोग खुद ही शोषण करते। कैसे करते कि विधवा महिलाओं के साथ क्या होता था, विधवा महिलाओं को एक घर के बहुत कोने में जो छोटा सा कोठा टाइप का रहता था, है ना, जैसे गाय वगैरह को रखते हैं जिसमें, वैसी जगह पे रख देते थे उनको, बाल पूरा काट देते थे। वहाँ वो लोग ना किसी प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते हैं, कोई भी धार्मिक पर कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, उसमें भाग नहीं ले सकते हैं, शादी ब्याह बच्चा बच्चा कोई भी छठी वट्ठी किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लें, कांके पानी वगैरह भी नहीं पी सकते, मतलब उनको पूरा अलग कर दिए। तो अब अलग कर दिए तो जितना जीवन है उनका वो तो जिएंगे, लेकिन वो तो एकदम घूट घूट के जीने वाला जीवन है ना, तो वो जीवन तो जीवन है नहीं, है कि नहीं। तो इसी नाम से ये सती प्रथा का जो अंत है वो जब किया गया तो अचानक से जो है उनको लगा कि ये क्यों कर दिया गया, ठीक है। सती हो जाती थी तो वो अपमान से बच जाती थी हर प्रकार के, लेकिन यहाँ पे जब सती प्रथा को अब खत्म कर दिए तो फिर अब कैसे वो लोग जिएंगे, आ रहा है समझ। तो भारतीयों का कहना भी एक प्रकार से सही था उस समय कि तत्काल में कैसे करें, कुछ ना कुछ तो उपचार लाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ये लोग परेशान हो रहे थे। अब जैसे इसके पश्चात क्या लाया गया, विधवा विवाह, विधवाओं का विवाह करना है, ठीक है, विधवाओं का विवाह करना है, ये प्रथा लाना शुरू किया गया। अब ये क्या कब किया गया, 1856 में ही किया गया, है ना, 1 साल पहले 57वीं क्रांति से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अब इसमें क्या हो रहा है कि इससे पहले भी व्यवस्था थी कि कोई भी अगर पति किसी का खत्म हो गया स्त्री का, तो व्यवस्था क्या थी पता है कि उसका जो देवर रहता ना, देवर, उसके साथ विवाह हो जाता, या साली विवाह या देवर विवाह वाली प्रथा थी, ठीक है। अब देवर विवाह कैसी थी कि स्त्री को बोल दिया जाता था कि स्त्री हमेशा जो है वो संरक्षण में रहेगी, किसी न किसी के पुरुष वर्ग के संरक्षण में रहेगी पूरे जीवन। तो पहले शुरुआत में अपने पिता के संरक्षण में रहती, फिर पति के संरक्षण में रहती, और उसके बाद अपने बेटे के संरक्षण में रहती, ये ऐसा होता। लेकिन पति अगर खत्म हो गया तो देवर से विवाह कर देते थे, आ रहे समझ। और देवर की आयु जो है ना तय नहीं थी, आयु तय नहीं थी, देवर 8 साल का भी है तो भी शादी कर देते थे, आ रहे समझ। मतलब 8 साल का है उसका देवर और वो खुद जो है 18-20 साल की है, पति खत्म हो गया तो भी जो है इसकी शादी देवर के साथ कर दी जाती थी, ठीक है। और ये इसका उल्टा भी हो जाता था, कैसे कि देवर जो है या जेठ जो है, जेठ वो 40 साल का है, ठीक है, और वो जो है विदुर हो चुका है, और यहाँ पे इसका पति फिर खत्म हो गया और ये 16 साल की है, तो यहाँ पे भी विवाह हो जाता था, या किसी बुजुर्ग के साथ विवाह हो जाता था। तो हर प्रकार से इस प्रकार की स्थिति मतलब निर्मित हो ही जाती थी, ठीक है। तो एक कारण ये था कि सामाजिक जो चीज़ें हैं, और सामाजिक चीज़ों में और एक क्या आया, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा जो बोलते हैं ना, मैकाले की शिक्षा। तो मैकाले के द्वारा प्रबंध किया गया कि प्राथमिक जो बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के वो भी अंग्रेजी वगैरह का प्रयोग करें, बोले, ठीक है। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था ये भी भारतीयों के लिए जो है वो अच्छी थी नहीं, भारतीयों के लिए तो जो है वो दोषपूर्ण है ना ये शिक्षा व्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये लोग परेशान थे। अब इस प्रकार की परेशानी यहाँ पे चली आ रही थी, ठीक है, इस प्रकार की परेशानी चली आ रही थी। साथ में क्या क्या परेशानी आ रही थी, डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति से भारतीय राजाओं नवाबों को असंतोष होना शुरू हो गया था, ठीक है। इसमें और क्या है, इसमें बहुत सारे हैं, देखो इसमें एक एक करके, इसमें जैसे आप लिखोगे कारण तो एक लिख सकते हो, लिखवाते जा रहा हूँ मैं, इसको एक साथ लिख ही लो। सामाजिक कारण को आप अलग कर लेना, समझ जाओगे सामाजिक कारण, है ना, सती प्रथा, विधवा विवाह, ये सब सामाजिक कारण में आ जाएंगे, ठीक है। डलहौजी की हड़प नीति, एक डलहौजी की हड़प नीति जब हुई तो सतारा, जैतपुर, संबलपुर,
बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इतने जगह पे जो है वो शुरुआत से किया गया, हड़पने की कोशिश की गई, हड़पा गया मतलब प्रॉपर। और ये 17 से शुरू किया गया था 1848 से, और ये दोनों जो है वो 1849 और ये जो है 1850, और उसके बाद जो है ये 1852, ये 1853 और नागपुर 1854, ये सब को हड़प लिया गया था। हाँ, डलहौजी की हड़प नीति राजनीतिक कारण है ये, ठीक है। उसके पश्चात और क्या किया गया, अवध को भी हड़पा गया, कुशासन के नाम से। हड़पा गया, अवध को भी हड़प लिया गया, ठीक है। उसके पश्चात लखनऊ को भी, लखनऊ में भी हड़प नीति लागू। साथ में नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया, पेंशन रोक दिया गया। नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया, ठीक। ये सब राजनीतिक कारण है ना, कि ये इस प्रकार से बस व्यवस्था की जा रही है कि लोगों में असंतोष जो है वो एकदम 100% श्योर हो गए हैं कि हाँ अब हम लोग युद्ध करेंगे करेंगे, या तो मरेंगे या मारेंगे, ठीक है। अब मरने की संभावना ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो लोग युद्ध करेंगे ये तो सोच लिए थे, क्योंकि अंतिम में क्या होता है, अंतिम में किसी बिल्ली को कैद करके मारोगे कमरे में तो वो गला पकड़ लेती है ना, गले में कूद देती है, तो मरता क्या ना करता वाला स्थिति वहाँ पे भी आ जाता है। तो ये लोग का भी वही था कि अब क्या हो गया कि अब मरेंगे या मारेंगे, ठीक है। करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने, है ना। गांधी जी ने दिया था कि नहीं, मतलब ऐसा लगता नहीं है, उनका जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी जैसा है कि मरने के लिए, मारने के लिए या करने के लिए कुछ बोलेंगे, ऐसा लगता नहीं है ना। लेकिन उन्हीं का नारा है 1942 में भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय का। लिख लिए इसको। अब देखो इन कारणों में, नहीं लिखे हो क्या, क्या धीरे लिखते हो यार। नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया, ठीक है, हो गए। अब देखो अंग्रेजों की एक प्रकार का कारण क्या था, देखो लगान व्यवस्था, जो राजस्व व्यवस्था, अंग्रेजों की शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्था, समझ गए ना। मैं इसको लिखवाया था आप लोगों को कि नहीं लिखवाया था, नहीं लिखवाया था। रैयतवाड़ी लिखवाया था कि नहीं, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, डिटेल नहीं लिखवाया था क्या, स्थायी बंदोबस्त, ये शोषणकारी व्यवस्था था, मैं उस समय लिखवाया था ना, लिखवाया था कि यहाँ पे जमींदारों का जो है वो बोलबाला हो गया था। जमींदार जो है वो किसानों से जबरन जो है मुंह मांगा, क्या मांगते थे, लगान मांगते थे, है ना। इतना दो नहीं तो तुमको पूरा लूट लूंगा मैं, पूरा खेतों को तुम्हारे कब्जा कर लूंगा, नाम अपने कर लूंगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है
वो शोषणकारी व्यवस्था कहला रही थी। इसके नाम से भी जो है वो लोग परेशान थे लगातार। अब यहाँ पे जो सामाजिक कारण देखो, सामाजिक कारण में बहुत सारे थे, है ना, जो मैं लिखवा रहा था। सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत, साथ में विधवा विवाह प्रारंभ, विधवा विवाह प्रारंभ किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य, ईसाई धर्मांतरण, और ये धर्म का प्रचार कर रहे थे, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। हर जगह पे कॉन्वेंट स्कूल खोले जा रहे थे, हर बड़े क्षेत्रों पे, तो वहाँ से भी जो है वो लोग परेशान होते चले गए। हाँ हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखो शोषण कर ही रही थी, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो लगातार शोषण कर रही थी। अब लिख लिए इसको, देखो याद करना ना ज़्यादा ज़रूरी है, लिखने से ज़्यादा दिमाग पे रह जाए, ठीक है। दिमाग पे अगर रह जाएगा ना तो क्लास काम का हो गया, दिमाग पे नहीं रहेगा तो कितना भी लिख लो कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास पुस्तक तो सबके पास है, नहीं है तो ले लोगे, है ना, लेकिन याद नहीं होगा तो कोई मतलब का नहीं है। अब देखो एक महत्वपूर्ण कारण क्या था, सैनिक कारण था। क्या था? सैनिक कारण। सैनिकों के साथ ना हमेशा से जाती थी अंग्रेजी सेना में, ठीक है। अंग्रेजी सेना में अंग्रेज व हिंदू सेना का अनुपात 2:1 था। अंग्रेजी सेना में अंग्रेजी सेना और हिंदू सेना, इसका अनुपात कितना था? 2:1। 2:1 मतलब कितना है? मान लीजिए 100 लोग जो है अंग्रेज हैं, तो 50 लोग कौन रहेंगे? भारतीय रहेंगे। मैं उल्टा बोल दिया जी। अंग्रेजी सेना में अंग्रेज व हिंदू सेनाओं का अनुपात जो है, इसको उल्टा है ये। एक मिनट ना, इसको पहले लिखाना था मेरे को। 1:2। मतलब अगर अंग्रेज जो है वो 100 हैं तो भारतीय कितने होंगे? 200 होंगे, ठीक है। लेकिन ये शोषणकारी व्यवस्था कैसे है ना, ये कैसे है शोषणकारी बताओ। ये सैनिक जो है वो छोटे लोग हैं, है ना, सेना मतलब छोटे लोग हैं, तो सेना में जो है वो इस प्रकार का अनुपात है। लेकिन यहीं पे जो है वो अधिकारी, सेना में अधिकारी वर्ग का अनुपात जो है वो क्या हो गया? एक भी हिंदुस्तानी अधिकारी नहीं है, ठीक है। अधिकारी वर्ग जो है सेनाओं में, जो अधिकारी होते हैं, जो मेजर होते हैं, जनरल होते हैं, उनकी भर्ती जो है वो केवल अंग्रेजों को ही बनाया जाता था, भारतीयों को नहीं बनाया जाता था, भारतीयों को स्थान नहीं मिला था, ठीक है। तो ये इस नाम से ये लोग यहाँ पे परेशान थे। सेना में परेशान होने के बहुत सारे कारण थे। एक कारण क्या था? 1850 का जनरल सर्विस रूल, सामान्य सेवा नियम। जनरल सर्विस रूल मतलब सामान्य सर्विस नियम, जिसके अनुसार क्या हो रहा था? भारतीयों को समुद्र पार कर लड़ने भेजा जाता था।
समुद्र पार करके क्या करते थे, लड़ने भेजते थे। और भारतीय जो है वो इस चीज़ को जो है वो क्या मानते थे, धर्म भ्रष्ट बोलते थे। इसको क्या बोलते थे, समुद्र पार करना मतलब धर्म भ्रष्ट हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो स्वीकार नहीं करते थे और इस बार बार इनको विदेश जाके लड़ने के लिए बोला जाता था। अफ्रीका भेज दिए, चाइना भेज दिए, जाओ वहाँ से लड़ाई करो हमारी तरफ से। तो ये यहाँ पे चल रहा है। सेना में सैनिक कारण क्या हो रहे हैं, सेनाओं में जो है बहुत सारे कारण थे। सेना में क्या होता था, देखो इससे पहले भी युद्ध हुए थे 1857 क्रांति से पहले, ठीक है। एक वेल्लोर का युद्ध हुआ था 1806 में, वेल्लोर में। एक बैरकपुर छावनी में 1824 में हुआ था। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि सैनिक जो थे उनको ना चोटी बांधने और टीका लगाने के लिए मना किया जाता था, आ रहा है समझ। सिख जो थे उनको पगड़ी बांधने पे मना किया जाता था। तो शुरू में वेल्लोर में हुआ विद्रोह 1806 में। तो 1806 में जो विद्रोह हुआ उसको पूछा था CGPSC 2017 के प्रीलिम्स में। अब पूछा कैसे था कि 1806 में वेल्लोर में जो सैनिक विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, ये प्रश्न था। समझ रहे हो, प्रश्न का स्तर थोड़ा कठिन हो गया कि नहीं। 1806 तक पढ़े, अब उसके बाद गवर्नर पढ़े। तो जब इतिहास पढ़ते हैं तो अंतिम जो टॉपिक है ना वो पूरा गवर्नर जनरल है। और गवर्नर जनरल जब आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोगों से कोई सवाल नहीं छूटने वाला, क्योंकि शुरू से जो गवर्नर बने हैं रॉबर्ट क्लाइव से बने हैं, है ना, बंगाल के समय वॉरेन हेस्टिंग्स उसके बाद। तो वॉरेन हेस्टिंग्स से लास्ट जो माउंट बेटन है उतने पूरे गवर्नर जनरल के कार्यकाल को पढ़ोगे तो एक एक घटनाओं का जिक्र उसमें हो जाएगा, हर एक घटनाओं का। तो आप लोग का इतिहास का जो सामान्य प्रक्रिया है ना, जब अंतिम में जब पेपर दिलाने जाते हो तो आप लोग ना गवर्नर जनरल को पूरा पढ़ लिया करो, तो पूरा घटनाक्रम एक एक याद हो जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे भारतीयों को समुद्र पार करके लड़ने भेजा जाता था। तो ये भी एक प्रमुख सैनिक कारण था कि नहीं, ये भी सैनिक कारण था, है ना। भारतीयों को वेतन जो है वो कम मिल रहा है, सैनिकों को वेतन बहुत कम देते थे, लड़ने के लिए समुद्र पार भेज देते थे। और उसके साथ साथ जो है वो उनकी चोटी वगैरह पगड़ी वगैरह नहीं रखना है बोलते थे, ठीक है। अब इसी सब कारण के साथ जो है वो क्या हुआ कि अब एक कारण तो झांसी की रानी लखनऊ बेगम ये सब मैं बता दिया, है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, तत्कालिक कारण। क्या हुआ, तत्कालिक कारण। अब ये तत्काल में क्या हो रहा है, तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। अब इसमें क्या था, दो जगह दिया जा सकता है इसका जगह, बैरकपुर और एक कंफ्यूजन। बैरकपुर और क्या, दमदम, बहरामपुर, क्या बताओ, मेरठ। हाँ मेरठ, अभी बता रहा हूँ ना, अभी आ रहा हूँ मैं उसमें। चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। अभी तो 11 बजे है ना, अभी तो बैठोगे ना कुछ टाइम और। तो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग को आप लोग जानते हो एकदम अच्छे से। जो कारतूस मिलता था, गोली मिलता था ना, जो लंबा सा रहता है, उसको क्या करते थे, दांत से ऐसे छीलते थे पहले, है ना, दांत से छीलना पड़ता था उसको। जैसे बम भी फेंकते हैं पुराने फिल्मों में, तो क्या करते हैं, ऐसा छील के ऐसा फेंकते हैं, है ना, तो फूटता है। लेकिन ज़मीन में टकराया, दीवार में टकराया तो फूटेगा, लेकिन हीरो के ना मुंडी में अगर टकराया तो नहीं फूटता, देखे हो ना। और हीरो के पैर में टकराया तो भी नहीं फूटता। हीरो कूद के क्या करता है, उसको पैर से एक लात मारता है तो वो नहीं फूटता है ना, उस समय नहीं फूटता, वो वापस जहाँ पे गिरेगा वहीं पे फूटेगा, ठीक है। एक से एक नियम बने हैं। मतलब पैर से जोर से वो मारेगा, है ना, तो नहीं फूटेगा, उसको ना जमीन में ही गिरना है, ठीक है। तो चर्बी युक्त कारतूस, तो इसमें जो है कारतूस में गाय और सुअर की क्या होती थी, चर्बी मिली होती थी। कारतूस में क्या था, गाय का चर्बी और सुअर का चर्बी मिला होता था वहाँ। गाय की चर्बी मतलब हिंदुओं के लिए क्या हो गया, पाप हो गया, है ना। और सुअर जो है ना मुसलमानों के लिए हराम है। सुअर जो है उसको मुस्लिम लोग ना नहीं खाते, आपको पता नहीं होगा या पता है ना, कि मुस्लिम लोग ना सुअर का मांस नहीं खाते हैं।
तो चर्बी युक्त कारतूस जो है उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली होती थी। गाय हिंदू ये एक बहुत बड़ा कारण था और ये तत्कालिक कारण था, एकदम तत्काल में कारण है ना कि तत्काल में क्या हुआ, तत्काल में इस प्रकार की घटना हुई। पुरानी घटनाओं को छोड़ो, अभी क्या हुआ, पहले का समय का बात छोड़ो, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, पुलिस वाले आते हैं कोई भी क्राइम होता है तो पहले का बात को छोड़ो, पहले क्या बोलते हैं, तुरंत तुरंत का कारण बताओ क्या हुआ। बाद में फिर वो लोग घटना का आगे फिर जांच करते हैं पीछे क्या हुआ था, क्यों ये मारा होगा उसको, है ना। कि बार बार जो है वो आपके सीट में जो है एक लड़का, आप बैठने आते हो, अब वो प्रकार को ऐसा रख देता है, ठीक है, या पेन को रख देता है, आप सीट में बैठते हो, अब वो प्रकार को ऐसा रख देता है, और रोज़ हो रहा है, 2-3 दिन से रोज़ हो रहा है ना। अब वो रोज़ मना कर रहा है, मत करे कर भाई, मत करे कर भाई, है ना, रोज़ पेंट फट रहा है मेरा, क्यों कर रहे हैं। और एक दिन जो है वो ये लड़का खुद ही प्रकार लेके आ गया, अब वो जैसे रखा तो उसी को मार दिया, है ना, अब उसका जो है खून ही खून हो गया। तो तत्कालिक कारण जो है वो उल्टा हो गया, सजा, सजा जिसको मिलना चाहिए, है ना, खून खून ज़्यादा उसका दिख रहा है, तो अब सजा किसको हो जाएगा, वो बेचारे जो मना कर रहा था उसको हो जाएगा सजा। तो फिर कारण पूछा जाएगा, तो पुलिस वाला पहले तत्कालिक कारण क्या था उसको देखेगा, उसको भी अंदर कर देगा, उसको भी अंदर कर देगा, ठीक है। तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूस, गाय व सुअर की चर्बी हिंदुओं की माता मानी जाती थी, उधर मुसलमानों में इसको खाना हराम माना जाता था। अब एक जो है देखो, एक व्यक्ति था, कौन था, मंगल पांडे, ठीक है। देखो मंगल पांडे से भी पहले, मंगल पांडे से भी पहले इस चीज का विरोध हो गया था, ठीक है, इससे भी पहले। तो मंगल पांडे से पहले दमदम, दमदम कहाँ है, दमदम कहाँ है, कोलकाता में, कहाँ है, बंगाल में। दमदम में विद्रोह, ये भी 1857 में ही हुआ था ना, दबा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, मतलब ये जनवरी या फरवरी 1857 में हुआ था। और उसके बाद बहरामपुर, बहरामपुर ये भी सैनिक छावनी है यूपी में, तो इसमें भी विद्रोह हुआ था उसी सन में, 1-2 महीने के बाद। और ये दोनों को क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा दमन कर दिया गया था, दबा दिया गया था, अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया था, ठीक है। तो ये विद्रोह नहीं हो पाया। अब मंगल पांडे जो है वो बलिया का था, उत्तर प्रदेश का, है ना, और पांडे जी है ये, तो ये पंडित वर्ग से है, पंडित था। तो पंडित जो है वो चोटी वोटी लगा के, देखो मंगल पांडे के ऊपर एक तो फिल्म भी आया हुआ है आमिर खान का, मंगल पांडे नाम से, है ना। अब वो फिल्म मैं नहीं देखा हूँ, आप लोग देखे होंगे कि नहीं, नहीं देखे हो आप लोग भी, मतलब आमिर खान देखा है कि नहीं, कि वो भी नहीं देखा है पिक्चर को। बहुत मतलब कई फिल्में जो है ऐसा हो जाता है ना कि फ्लॉप हो जाता है, तो उसको वो लोग खुद नहीं देखते हैं जो बनाए हैं उसको। तो मंगल पांडे जो है वो इन सब चीज़ों से बहुत चिढ़ा हुआ था। और वो कौन था, तो इसको परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, आप लोग ये को ध्यान होगा कि नहीं, 34वीं इन्फेंट्री का सैनिक था, कहाँ का, बैरकपुर, कहाँ का, बैरकपुर सैनिक छावनी। बैरकपुर सैनिक छावनी में 34वीं इन्फेंट्री का सदस्य था, सैनिक था। और ये व्यक्ति जो है इसको भी परेशानी हुई इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा इसका जुड़ाव था, तो इसको इन सब चीज़ों से परेशानी हुई। और अब दिन आ जाता है, क्रांति का दिन आ जाता है।
तो क्रांति का अब शुरू होने का दिन आ गया, ठीक है, क्रांति का दिन। और ये कौन सा दिन है? 29 मार्च। अभी देखो ये बैरकपुर 29 मार्च 1857। और यहाँ पे कौन है? मंगल पांडे। कहाँ पे है? बैरकपुर। किसको मार दिया? सैंडर्स को नहीं, कैप्टन बाघ व ह्यूरसन को मारने का प्रयत्न। ह्यूरसन जो है वो बच गया, ये बच गया, ठीक है। ये क्या हो गया? कैप्टन बाघ जो है ये मर गया। अब इसको पुस्तक में कैप्टन बाघ करके लिखा हुआ है, वॉग ऐसा कुछ होगा, वो कैप्टन वॉग है ना, क्योंकि बाघ नहीं होगा, बाघ मतलब तो टाइगर हो गया, है ना। और टाइगर को मारेंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा? सजा हो जाएगा। तो बाघ वगैरह नहीं होगा, वाघ है ये कुल मिला के। उसको वो मर गया और एक व्यक्ति जो है वो बच गया, लेकिन मंगल पांडे नहीं बच पाया। मंगल पांडे नहीं बचेगा, मंगल पांडे को सजा सुना दिया गया। 8 अप्रैल 1857 इसको दे दी गई फांसी, मौत के घाट उतार दिया गया इसको, मंगल पांडे को। आ गया समझ? मंगल पांडे जो है उसका क्या हो गया? द एंड हो गया। अब मंगल पांडे जैसे मरा, मंगल पांडे जैसे मरा, तब जो है वो क्या होने वाला है? क्रांति बढ़ने वाला है अब, है ना। मंगल पांडे मरा मतलब क्रांति जो है वो अब बड़े स्तर पे आने वाला है, बड़े स्तर पे आएगा। अब सैनिकों में ना एकदम चर्चा शुरू हो गया, बैरकपुर में चर्चा शुरू हो गया, मेरठ में चर्चा शुरू हो गया, दिल्ली में चर्चा शुरू हो गया। जितने जगह पे लोग थे सब के सब जो है वो आक्रोशित होना शुरू हो गए। आ रहे समझ कि सैनिकों को कैसे मार दिया गया? दमदम में मारा गया, फिर बहरामपुर में भी मारा गया, फिर यहाँ पे मंगल पांडे को फांसी लगा दिया गया। तो सैनिक जो हैं वो एकत्र होने शुरू कर दिए। अब इसके पश्चात क्या हुआ? जैसे फांसी हुआ तो सैनिकों में क्या हो गया? आक्रोश हो गया। सैनिक जो है वो एकदम आक्रोशित हो गए, सैनिक वर्ग क्या हो गए? आक्रोशित हो गए। अब सैनिक जो है वो आक्रोशित इसमें तो हो ही रहे हैं, ठीक है, फांसी हुआ तो यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। अब और कौन कौन लोग जो हैं वो आक्रोशित होना शुरू करेंगे? एक तो सैनिक वर्ग आक्रोशित हो रहे हैं, ठीक है। एक जो है वो झांसी की रानी, ये परेशान है, अब मेरे को भी युद्ध लड़ना है, उसको भी सुनाई दिया, ठीक है, मेरे को भी युद्ध लड़ना है। एक जो है नाना साहब, यही बोल रहे हैं कि मेरा भी पेंशन खा गए इन लोग, अंग्रेज लोग घोटाला कर दिए हैं, मैं भी जो है वो लड़ूंगा। एक तरफ जो है वो कौन है? बेगम हजरत महल, एक तरफ जो है वो बिहार में है कुंवर सिंह, क्या है? कुंवर सिंह। एक तरफ जो है वो है बहादुर शाह, इसको नाम को मैं नहीं बता पाया आप लोगों को, है ना, बहादुर शाह जफर, ये तो प्रमुख व्यक्ति है। जफर ये तो प्रमुख व्यक्ति है। हर कोई परेशान हो रहा है ना। असम से भी मनीराम दत्त परेशान होंगे, मध्य प्रदेश से लोग परेशान होंगे, हर तरफ से कोई ना कोई परेशान होगा। लियाकत अली सुने होंगे आप लोग, है ना, लियाकत अली खान सुने होंगे, बख्त खान सुने होंगे, ठीक है, मौलवी अहमद उल्ला सुने होंगे। ये सब के सब जो हैं वो क्या हो गए हैं? परेशान हो गए हैं, ठीक है। तो इन्हीं सबको जो है वो हम लोगों को पढ़ना है। मौलवी अहमद उल्ला, एक व्यक्ति है बख्त खान,
मौलवी अहमद उल्ला जो है उसके ऊपर ना अंग्रेज 50,000 का इनाम रखे थे। मौलवी अहमद उल्ला के ऊपर 50,000 का इनाम। और एक व्यक्ति थे तात्या टोपे, है ना, तात्या टोपे भी बार बार इधर उधर कर रहे थे। मतलब तात्या टोपे देखो, बेगम हजरत महल का साथ देंगे, नाना साहब का साथ देंगे, उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ देंगे, ठीक है। और बाद में जो है वो उन बहुत मुश्किल से पकड़े जाते हैं, बहुत मुश्किल से, फिर जो है वो ख़त्म भी हो जाते हैं, उनको जेल में ही मार दिया जाएगा उसको 1859 में। तो यहाँ पे देखो कि अब जो है वो लड़ाई की शुरुआत होगी तो कहाँ से होगी, ये सब के सब जो है वो आक्रोशित हैं। अब ये सब के सब चाहते हैं कि एक साथ जो है वो युद्ध हो जाए तो हम लोग जीत जाएंगे, ठीक है, ये लोग चाह रहे हैं। अब अंग्रेज जो है, अंग्रेज़ों को पूरा इनका जो गुप्त घटना चक्र चल रहा है, गुप्तचर व्यवस्था जो है, उसके बारे में अंग्रेज़ों को क्या चल जाता है, खबर चलना शुरू हो जाता है। क्रांति जैसे फांसी हुआ इसको मंगल पांडे को, तो सब जो है वो संगठित हो गए, सैनिक संगठित होकर क्रांति का दिन तय करते हैं। और ये क्रांति का दिन कौन सा है, ये क्रांति का दिन कौन सा तय करते हैं पता है, 31 मई 1857। 31 मई 1857 को क्रांति का दिन तय करते हैं ये लोग। आ रहा है समझ, 31 मई 1857 को हम लोग लड़ाई करेंगे बोलते हैं। अब अंग्रेजों को ना इसकी सूचना भनक मिलना शुरू हो जाता है, ये ध्यान देना। अंग्रेजों को भनक लगेगा, और अंग्रेजों को भनक लगेगा तो वो क्या करेगा, इस गुप्तचर व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करेगा। गुप्तचरों के माध्यम से इस व्यवस्था को खत्म करेगा। अब अंग्रेज जो है इनको खत्म करने का प्रयास करना शुरू कर दिए, और उसके पश्चात क्या करना शुरू कर दिए कि लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिए, लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिए। किसी को जेल में डाल रहे हैं, किसी को मार दिए, वहीं पे गोली से उड़ा दिए। मतलब अंग्रेज अपने तरीके से कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो 31 मई जो 1857 क्रांति जो समय हुआ था, अब ये लोग जो है एकदम परेशान हो जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं 31 मई बहुत ज़्यादा हो गया। 10 मई को जो है वो लड़ाई शुरू हो जाता है। 10 मई 1857 को क्रांति जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। अब कहाँ से शुरू होता है, तो मेरठ की सैनिक छावनी से। अब आ गया मेरठ की सैनिक छावनी, ठीक है। अब कहाँ पे आ गया, मेरठ। 10 मई 1857 मेरठ की सैनिक छावनी से शुरुआत। मेरठ में जितने सैनिक वहाँ पे हैं वो सब के सब जो हैं वो एकत्रित हुए, और उसके बाद जो हैं उन्होंने गोली बंदूक वगैरह जो है वो अंग्रेज़ों का लूटा। अंग्रेज़ जो सैनिक थे उनसे लूटे, और अंग्रेज़ जो सैनिक हैं उनको भी गोली मारना शुरू कर दिए, ठीक है। और अपना अपना पूरा बैरक वैरक को पूरा तोड़ दिए, जितना जेल का बैरक था ना उसको ये लोग तोड़ना शुरू कर दिए। करीब करीब 1200 से 1500 के बीच सैनिक थे। अब वो लोग ना उत्पाद मचाना शुरू कर दिए और अंग्रेज़ों को मारना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ बहुत सारे थे, 2-3 हज़ार थे, लेकिन वो लोग ना इतने डर गए उस समय कि वो लोग ना उनका सामना नहीं किए। वो लोग छुप गए खुद ही, अंग्रेज़ लोग, कि अभी हम लोग, ये लोग बहुत उत्तेजित हो गए हैं, अभी सामना करना सही है नहीं, है ना। तो ये लोग क्या किए, मेरठ से जो है, मेरठ से दिल्ली की दूरी लगभग जो है वो 60 किलोमीटर है अभी भी, ठीक है। ये मेरठ से ना दिल्ली 60 किलोमीटर की दूरी है अभी वर्तमान में भी। उस समय भी वही रहा होगा, कम तो नहीं रहा होगा।
तो मेरठ से दिल्ली तक जो है ये सैनिकों को पूरा छुड़वाते हैं बैरक से एक एक जने, और सब के सब सैनिक जो हैं वो पैदल दिल्ली चले जाते हैं, पैदल जाएंगे पूरा दिल्ली। अरे समझ, और दिल्ली का जो जेल बना हुआ है जिसमें कैद है, कौन कैद है? बहादुर शाह जफर कैद है, ठीक है। तो दिल्ली जाने के बाद बहादुर शाह जफर को क्या करते हैं? कैद से मुक्त करते हैं, बहादुर शाह को मुक्त करेंगे। अंतिम मुगल बादशाह है ये, इसको क्या करते हैं? मुक्त करेंगे। और जैसे बहादुर शाह को मुक्त करेंगे, इसको घोषित कर देंगे, क्या घोषित कर देंगे? इसी को जो है स्वतंत्रता का नायक घोषित कर देंगे, स्वतंत्रता का नायक। मतलब 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता किसे घोषित किया गया? तो बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया। अब इसको जो है देखो, इसकी आयु हो गई है 70 पार हो गई है इसकी आयु, मतलब एक पैर जो है इसका कब्र में है अभी से, ठीक है, इसका आयु बहुत हो गया है। और ये ना जफर नाम से शायरी भी लिखता है, क्या करता है? शायरी लिखता है, शेरो शायर का इसका भी शौक़ है। तो मरते मरते जो है आदमी का शौक़ जो है बदलते जाता है ना अंतिम समय में। तो वैसे ये शायरी करता था ये बहादुर शाह जफर। ये बोलता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो बोलता है, तो भी मानते नहीं है, नहीं 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 छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये फिर बोलता है नहीं मेरे को माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। ये इसको माफ़ नहीं कर रहे हैं, इसको मैं नहीं, आप राजा बनोगे, राजा बनोगे, ठीक है। तो बोलते हैं कि ठीक है चलो मैं राजा बन गया, मैं तो, मेरा कुछ करना तो है नहीं। एक सेनापति चुनते हैं, सेनापति। सेनापति किसको चुनते हैं? सेनापति चुनते हैं बख्त खान को। किसको? बख्त खान। बख्त खान जो है वो कहाँ का था? बख्त खान था बरेली का। कहाँ का? बरेली का। बरेली क्यों फेमस है? बरेली की बर्फी के नाम से, है ना, उसी के नाम से फेमस है क्या? हाँ, किस नाम से? क्या गिरने? अच्छा, झुमका गिरने के नाम से। गजब, मतलब झुमका गिरने के नाम से फेमस है वो। तो बरेली में मतलब जाना पड़ेगा फिर तो, है ना। कई जने का झुमका गिर रहा है, उठा उठा के बेच रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, उठा उठा के बेच रहे हैं। तो बख्त खान बरेली फेमस है झुमका गिरने के नाम से। अब मैं उसको बर्फी बोल रहा हूँ, बरेली बर्फी के नाम से फेमस है, आगरा पेठा के नाम से फेमस है। तो बरेली का बख्त खान को सेनापति बना दिया जाता है, ठीक है। अब ये युद्ध जो है वो बढ़ गया। अब ये जैसे युद्ध बढ़ा तो दिल्ली, अब अंग्रेज जो है वो क्या हो गए? अब देखो उस समय ना कौन कौन थे, अब इसको देखो, ठीक है। अब उस समय 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो पीएम था पामर्स्टन। कौन था? पामर्स्टन, ठीक है। उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल, जो बाद में वायसराय बनता है इस युद्ध के पश्चात, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्या बोले? डलहौजी का समय था 1848 से 56, एक साल पहले तक, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 57 से कैनिंग बन जाया रहता है, 56 से ही बन जाता है, लेकिन इस युद्ध में वही रहता है, ठीक है, कैनिंग। तो भारत का गवर्नर जनरल है कैनिंग। यही बाद में भारत का पहला वायसराय बनता है ना, प्रथम वायसराय भी बनता है यही। कोई अंतर नहीं है इसमें, अंतर ये है, बता रहा हूँ कि सबसे पहले देखो, जैसे भारत वर्ष है पूरा, है ना, तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव आया। रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध वाला याद आया ना कहानी आपको। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो उसको बना दिए बंगाल का गवर्नर बना दिया। किसका बना दिए? बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल बड़ा क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को ये लोग जीते, तो बंगाल क्षेत्र को गवर्न करने का काम किसका था? इसका था, ठीक है। अब थोड़ा समय के बाद लाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को, लाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स।
वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिए बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिए, गवर्नर जनरल। नाम को चेंज कर दिए, और नाम चेंज होने से प्रभाव भी चेंज हो जाता है, क्षेत्र चेंज हो जाता है। तो अब बंगाल जो है, बंगाल बिहार उड़ीसा पूरा क्षेत्र जो है ना। अब बंगाल का गवर्नर मतलब क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर ये बन गया, और मद्रास में होता था गवर्नर, बॉम्बे में क्या होता था गवर्नर, लेकिन ये क्या था गवर्नर जनरल। तो कोलकाता क्षेत्र मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र, बंगाल क्षेत्र, तो बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पे है, मतलब सबसे बड़ा व्यक्ति है यहाँ पे। और ये लोग क्या है, बॉम्बे, ये लोग गवर्नर हैं, तो छोटे व्यक्ति हैं इन लोग, आ रहे समझ। तो इसी प्रकार का ये हो गया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वॉरेन हेस्टिंग्स बना, और उसी के तत्काल बाद जो है इसको बंगाल के बाद अब ये क्षेत्र तो बढ़ गया ना इसका, तो इसको बना दिए भारत का गवर्नर जनरल बना दिए, भारत का गवर्नर बना दिए, सॉरी भारत का गवर्नर बना दिए। ये बंगाल का था, बंगाल का प्रभाव पूरे ऊपर सबके ऊपर था, अब इसको भारत का ही गवर्नर बना दिए। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब उसके बाद जो है 1832-33 में ये आया विलियम बेंटिक आया। कौन आया? अब विलियम बेंटिक को क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब पूरा संपूर्ण भारत आर्यवर्त पे विलियम बेंटिक जो है उसका राज हो गया। ठीक है, अब विलियम बेंटिक के पश्चात 1857 क्रांति के पश्चात लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया पहले भारत का गवर्नर जनरल, है ना। पहले तो यही था, यही बना था पहले। उसके बाद बोला गया कि तुम अब वायसराय हो। क्या हो? वायसराय। और इसका जो प्रभाव था और बड़ा था, अब ये सीधे ब्रिटेन की महारानी को जो है वो कि महारानी को रिपोर्ट करता था। आ रहे समझ? सीधा ब्रिटेन की महारानी से इसका कनेक्शन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इसका कनेक्शन खत्म हो गया। अब सीधा ब्रिटेन की महारानी इसको क्या करती थी, रूल उसके ऊपर करती थी। मतलब इससे पहले जो लोग थे वो सब कहाँ काम कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापारिक जो कंपनी थी उसके अंडर काम कर रहे थे। आ गया समझ? तो वायसराय जो है उसका संबंध सीधा ब्रिटेन से हो गया। तो यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था उस समय, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर पामस्टन था। अब युद्ध की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां भी जो है वो लागू होना शुरू हो गया है। देखो पहले, सबसे पहले कहाँ था, मेरठ से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ के सैनिक छावनी से। ठीक है, अब उसके बाद पहुंच गए कहाँ, दिल्ली। हाँ हाँ, बैरकपुर से देखो प्रश्न का स्वरूप अलग अलग है, समझ गए। जैसे प्रश्न में आया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। तो वहाँ पे ऑप्शन अगर दोनों हैं तो आप बैरकपुर मार सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें बैरकपुर उत्तर फिर भी नहीं लेगा। आपको मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं लेगा, क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी बैरकपुर में घटना हो चुकी है, जो बड़ी घटना हुई थी 1824 में। तो 24 वाली को बड़ी मानते हैं। तो जब मंगल पांडे का जिक्र जहाँ पे भी आएगा तो आप लिखोगे बैरकपुर, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई लिखोगे तो मेरठ की सैनिक छावनी ही लिखोगे। ठीक है, कहाँ से शुरू हुई? मेरठ की सैनिक छावनी से, क्योंकि वो मंगल पांडे वाला जो युद्ध है वो तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था नहीं। आ रहे ना समझ? वो तो व्यक्तिगत उसकी लड़ाई थी ना उस समय तक, लेकिन यहाँ पे तो लड़ाई जो है सार्वजनिक पूरा हो गया ना। तो यहाँ पे मेरठ से शुरू होती है, दिल्ली पहुँचती है, दिल्ली से फिर जो है वो कहाँ पहुँचते हैं, लखनऊ पहुँचते हैं, और लखनऊ से जो है वो पहुँचते हैं कानपुर, और कानपुर से पहुँचते हैं झांसी, और झांसी से पहुँचते हैं बनारस। आया समझ? और उसके बाद जो है फिर बिहार, जगदीशपुर, आरा और बहुत सारी जगह पहुंचना शुरू कर देते हैं ये लोग, अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरठ के बाद दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली जो है वहाँ पे जॉन निकोलसन है। कौन है? जॉन निकोलसन। और जॉन निकोलसन जो है ये मारा जाता है, ये मारा जाता है। हाँ, इसको भेजे रहते हैं सेनापति बना के, जॉन निकोलसन
ये मारा जाता है और उसके बाद इसको दमन करने के लिए लॉरेंस को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? लॉरेंस बिश्नोई, है ना, लॉरेंस बिश्नोई को भेजते हैं। तो ये दिल्ली में दमन करता कौन है? तो लॉरेंस और हडसन है। कौन है? लॉरेंस व हडसन, लॉरेंस व हडसन। अब ऐसे आगे क्यों आगे? अच्छा, एसी को उस तरफ नहीं करवा देते? आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है ना, यहाँ बदली के नाम से। यहाँ पे तो ये वाला कमरा जो है वो फिर भी गर्म रहता है दोपहर को। ऑफिस में तो एकदम ठंडा रहता है, वहाँ पे बर्फ जमने लायक स्थिति रहता है। ऑफिस में दिन भर एसी चलता है और छोटा है वो कमरा, है ना। तो दिल्ली में जॉन निकोलसन मारा गया, लॉरेंस व हडसन इसको क्या करते हैं? दमन करते हैं। ठीक है, दमन करता कौन है? तो ये लोग हैं। याद होगा, हो जाएगा ना याद। अब लखनऊ, लखनऊ में कौन है? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल है। 5 मिनट और। कानपुर में कौन है? नाना साहब। झांसी में लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, है ना। बनारस में लियाकत अली। बिहार में कुंवर सिंह। कौन? बिहार में सीधा नहीं पूछता, बिहार तो इसमें क्या पूछता है? बिहार के आरा से कौन है? आरा से कौन है? आरा में भी कुंवर सिंह। जगदीशपुर में कौन है? जगदीशपुर में भी कुंवर सिंह। मतलब बिहार का कोई भी गांव का नाम भी आएगा तो क्या लिखोगे? कुंवर सिंह लिखोगे, है ना। अब असम वगैरह में भी दिखाया रहता है मनीराम दत्त वगैरह, लेकिन उसका नाम इतना जरूरी नहीं है अभी लिखना। तो लखनऊ जो है वहाँ पे बेगम हजरत महल है। यहाँ पे जो है लखनऊ और कानपुर, ये दोनों को दमन करता अधिकारी कौन है? तो यहाँ पे है कैंपबेल। कौन है? ये दमन करता लोग हैं। कैंपबेल इसका दमन कर रहे हैं। यहाँ पे जो है लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई के समय जो है वो कौन रहेगा? ह्यूरोज। कौन रहेगा? ह्यूरोज। बनारस, बनारस में रहेंगे कैप्टन नील, कैप्टन नील। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह के समय रहेंगे विंसेंट आयर और टेलर, टेलर व विंसेंट आयर, विंसेंट आयर व टेलर। ये लोग इसका दमन करना शुरू कर देंगे और हर एक लड़ाई के पश्चात जो है वो अंग्रेज आ जाएंगे। 1858 तक पूरा जो है दमन कर देंगे सबको। ठीक है, आप लोग अब इसमें बहुत सारा कहानी चलते रहता है। देखो रानी लक्ष्मीबाई तो जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है ना, इनको मार दिया जाता है। नाना साहब जो है वो ये चालाक आदमी है, तो नाना साहब कहाँ भाग जाते हैं? ये भाग जाते हैं नेपाल। नाना साहब कहाँ भाग जाते हैं? नेपाल। बेगम हजरत महल जो है वो भी कहाँ भाग जाती है? नेपाल। ये भी नेपाल भाग जाती है। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं भागते ना, एक साथ नहीं भागेंगे, अलग अलग कहानी है दोनों का। ऐसा मत बोलना कि एक साथ भाग गया क्या सर करके, एक साथ नहीं भागेंगे। लियाकत अली, लियाकत अली ये भी मारा जाएगा। कुंवर सिंह ये भी मारा जाएगा। नाना साहब, बेगम हजरत महल और ये तीनों का साथ देने के लिए तात्या टोपे रहेंगे। कौन रहेंगे? तात्या टोपे, जिसका नाम रहता है रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। वो भी जो है बाद में मारे जाएंगे 1-2 साल के बाद। तो ये 1857 क्रांति, इसमें परीक्षा में आता है दमनकर्ता अधिकारियों के नाम। ये इम्पोर्टेंट है एक, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आता है परीक्षा में कि किसने कौन सा बुक लिखा और इसका स्वरूप जो मैं बताया हूँ वो, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में अगर व्यापम छोटा मोटा प्रश्न पूछता है सामान्य सा, तो वो ये पूछता है
कि दिल्ली से कौन था, कानपुर से कौन था, बिहार से कौन था, ठीक है। तो ये एक सामान्य प्रश्न है। असम से जैसे बताया मैं, मनीराम दत्त है, असम से मनीराम दत्त, ठीक है। तो ये सामान्य प्रश्न है। इसमें से ज़्यादातर प्रश्न स्वरूप को लेके और उनकी किताबों को लेके आते हैं और दमनकर्ता अधिकारियों के नाम आते हैं। एक प्रश्न कभी कभी पूछता है कि इसका जो दमन हुआ उसका क्रम बताइए, पहले किसका हुआ, बाद में क्रम हुआ, बाद में किसका हुआ। तो पहले दिल्ली में, फिर लखनऊ में, फिर कानपुर में, समझ रहे हो, फिर झांसी में। तो मैं क्रम से ही इसी नाम से लिखा हूँ इसको, इसी क्रम में जो है दमन भी हुआ था, ठीक है। तो इस इतने को आप लोग याद करके आना, हो जाएगा याद। तो ये क्रांति यहाँ खत्म हो गया जितना आप लोगों को जरूरत है, ठीक है। असम में मनीराम दत्त का दमन कौन? इसको पुस्तक में भी नहीं दिया है, मेरे को पता भी नहीं है, ठीक है। इसको 3-4 बुक में देखा हूँ मैं, तो उसमें दिया नहीं है किसी में। अब वहाँ पे जो अधिकारी नियुक्त किए होंगे वो लोग किए होंगे दमन, है ना। प्रमुख प्रमुख का जो दमन है ना, उसी को पुस्तक में दिया है, इनका नहीं दिया है। मंगल पांडे क्या हो गया? मंगल पांडे का हो गया, कर दिया। मंगल पांडे का जय हिंद हो गया बोलो।